गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं पढ़ाता हूँ आपको एसिड बेस एंड सोल्ट का नेक्स्ट पोर्शन। मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड तक, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी एसिड की बता दी थी आपको कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज मैं बताता हूँ उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी नंबर 2, कोई भी एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ बेटे, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल फॉस्फेट या फिर मेटल फॉस्फेट के साथ जब भी वो कोई एसिड रिएक्ट करता है तो वो बनाता है भाई मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस CO2। ये तीन चीज़ें निकालता है। इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एक फ्रेम है रिएक्शन का, इसके ऊपर आप बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। कभी भी कोई एसिड आपको मेटल कार्बोनेट, जैसे कोई एसिड ले लेते हैं जैसे कि HCl, कोई मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं जो लिया हुआ है किताब के अंदर, वो लिया है Na2CO3। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ये बन गई रिएक्शन, ठीक है। एसिड कोई और ले लो, H2SO4 ले लो प्लस Na2CO3 ले लो, इसका क्या बन जाएगा, Na2SO4, ये सोल्ट बन जाएगा प्लस पानी बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। एसिड ले लो HCl, मेटल कार्बोनेट कोई और ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, क्या ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा CaCl2, सोल्ट बनेगा प्लस पानी बनेगा प्लस CO2 बनेगा। बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो आप इस एक फ्रेम के ऊपर, बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डाटा, कि कितना डाटा आप अपने पास सेव रख सकते हो और उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। इस एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, 3-4 तो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो ये केमिकल, ये मतलब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा वो सोल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा और CO2 बनाएगा। ये आपके सामने रिएक्शन है। एसिड जब भी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है और HCl। अब ऐसे अगर इसको क्रैम करने लग जाओ केमिकल रिएक्शन को तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मतलब वेस्ट है वो टाइम बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकली है, तो इसके लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल आसान एक्टिविटी। करना क्या है, कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या डालना है, एसिड डालना है प्लस मेटल कार्बोनेट डालना है। भाई कोई भी डाल दो आप, क्या दिक्कत, बड़ी बात है। हमें एसिड और मेटल कार्बोनेट डालना है। इस कंटेनर में से एक गैस निकलेगी, उस गैस को कैसे पता करना है कि वो एक एसिड है, मतलब वो CO2 है या फिर कोई और गैस है। तो इस गैस को एक सॉल्यूशन में से गुजारना है। असल में यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया गया है बेटे, वो लिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। क्या लिया गया बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करो, मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बताया था ये कैसे बनाया जाता है। ये बनाया जाता है भाई साहब, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो CaOH2 ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, और जब हम इसको दीवार पे लगा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलता है और क्या बना देता है, CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको ये भी बताया था जो शाइनिंग आती है, जो दीवार के ऊपर शाइन आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, CaCO3 और सॉल्यूशन
बिकम मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? मिल्की हो जाता है। विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ CO2, जो किसकी मतलब जो किसकी प्रेजेंस को बताता है? CO2 और CaCO3 की प्रेजेंस को बताता है। किसको बताता है भाई? CaCO3 की प्रेजेंस को बताता है। अगर ये एक्सेस में निकल जाए, अगर वही रिएक्शन एक्सेस में की जाए, इफ एक्सेस ऑफ CO2 रिलीज्ड, अगर एक्सेस ऑफ CO2 रिलीज कर दी जाए तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दोबारा CO2 के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में और क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना देता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस है ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? डिक्रीज हो जाती है। ये रिएक्शन भी है NCERT के अंदर, प्लीज़ ध्यान दें इस बात को। दोबारा बोल देता हूँ एक बार। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सोल्ट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। पीछे जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे वो निकली। यहाँ पे CO2 को आइडेंटिफाई करना है। CO2 को जब भी आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटे? मेटल का हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको पहले भी बताया था फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़। फोटोसिंथेसिस में भी मैंने आपको बताया था, जब मतलब ये पूछा जाता है कि CO2 इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन था कि CO2 मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो इसका पता करना कि CO2 मस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए मैंने KOH रख दिया था एक जार के अंदर। ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है। ये KOH CO2 के साथ मिला था और क्या बना दिया था? KOH CO2 के साथ मिला था और पोटासियम कार्बोनेट बना दिया था। क्या बना दिया था भाई? पोटासियम कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से जो जार के अंदर की CO2 होती है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है और इससे कंफर्म हो जाता है कि अब भाई जार के अंदर कोई CO2 नहीं है। पत्ते को उसके अंदर डाला गया था, तो जब CO2 नहीं है तो फिर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया गया था, शाम तक छोड़ दिया गया था, फिर चेक किया गया था कि इसमें स्टार्च बना है या नहीं बना। ये वहीं है, वहाँ लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी में नॉलेज सारी की सारी। तो कहीं से भी अगर CO2 का पता करना हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कंपाउंड होना चाहिए जिसका नाम है CaOH2। प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए। के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। किसके ऊपर पूछा जाता है भाई? फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने के लिए ये सिलेंडर होते हैं। देखा होगा आपने स्कूल्स या फिर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं या फिर स्कूल में यूज़ किए जाते हैं। हमारे स्कूल में भी लगे हैं बाहर की तरफ, तो ये यूज़ किए जाते हैं। इनमें होता क्या है? कुछ नहीं होता है। पहले जो पुराने सिलेंडर आते थे तो उसमें एक सिलेंडर होता था और अंदर एक एसिड की बोतल होती है, उसमें एसिड की बोतल होती है और यहाँ पे पिस्टन होता है यार, और ये आउटलेट होती है। पिस्टन और आउटलेट, पिस्टन को मतलब यूज़ करने से पहले कहते हैं कि वो हिलाना है इसको। अब अगर हिलाना है तो ये धागा टूट जाएगा। जब ये धागा टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ उन्होंने? मेटल कार्बोनेट यूज़ है यहाँ पे, मेटल कार्बोनेट है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे डाल लेते हैं कि Na2CO3, ये HCl होगा तो ये बन जाएगा NaCl प्लस पानी प्लस CO2, ये निकल जाएगा। ये जो वाटर है ये फायर को कट करता है और ये फायर को ट्रैप करती है। भाई CO2 का नेचर तो पता होगा ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पता है या नहीं पता है? चलो यही बता देता हूँ। जो CO2 है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सुनी होगी आपने। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज
एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। भाई ग्लोबल वार्मिंग सुन लेते हैं। क्या है? सन से बहुत सारी लाइट आती है अर्थ के ऊपर रेज की फॉर्म में, आ गई, रेज की फॉर्म में आई, आने के बाद ये लाइट से हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जितने से होता हो जाता है, बाकी क्या कर दी जाती है? रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। अब ये मान लीजिए कि जितनी लाइट आती है उसमें से सिर्फ 10% हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। और अगर हम 100% यूज़ करने लगे तो इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि मतलब अर्थ रहने लायक नहीं रहेगी। पर जो नेचर ने बनाई हुई हैं चीज़ें, वैसे ही मतलब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब CO2 की आदत है हीट एनर्जी को क्या कर लेना? ट्रैप कर लेना। तो CO2 क्या करती है? इन जो रेज को जा रही है इनको जाने ही नहीं देती है, इनको चारों तरफ से क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये सब रीज़न है। दूसरा जो स्टेप आता है, प्लीज़ इसको समझें, ये ऐसा ही है। आजकल जो नए कंटेनर हैं, नए कंटेनर में मैं आपको बता देता हूँ, होता उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कंप्रेस्ड फॉर्म में भर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है मेटल सोल्ट, मेटल कार्बोनेट इन कंप्रेस्ड फॉर्म। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसमें जो एसिड की बोतल है वो यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन के बाद ये आउटलेट होती है। होता है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो आता है टूथ डीके के बारे में आता है। टूथ डीके तो सुना होगा आपने, यानी कि कैविटी इन टीथ। भाई हमारा जो वाइट इनेमल के बारे में सुना होगा आपने। इनेमल होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, यानी कि वाइट पार्ट जो होता है वो बना होता है कैल्शियम, टीथ का वाइट पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। वो किसका बना होता है भाई? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताया था आपको, Ca2PO4 का 2Ca3। कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। और एक ये भी बताया था इनेमल। इनेमल के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खाना खाने के बाद शाम को बच जाते हैं दांतों के बीच में, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और इस रेस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है भाई? लैक्टिक एसिड। आ गया ना कैल्शियम फॉस्फेट और एसिड। तो बस जो ऊपर वाली सरफेस है मेटल उसकी इनेमल की, वो ख़राब हो जाती है। टूथ डीके बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं भाई? टूथ डीके बोलते हैं जिसको, जिससे क्या बन जाता है? कैविटी बन जाती है। इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर वाला और एक टूथ डीके वाला। थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे लगता है कि आज इतना ही करते हैं। 3 प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कहता है ये कि एसिड, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सोल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये मान लीजिए कि हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट, तो एसिड के बारे में बताया हुआ है। इस एसिड के बारे में बताते बताते ही बेस के बारे में भी बता दिया और सोल्ट के बारे में बता दिया, अलग से किसी के बारे में नहीं बताया गया, स्पेशली सिर्फ एसिड के बारे में ही बताया गया। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? सोल्ट और वाटर। अच्छा जी, इस एक फ्रेम के ऊपर आप बहुत सारी रिएक्शन बना सकते हैं। लो जी, HCl एक एसिड है, इसको NaOH के साथ मैं मिला देता हूँ जो कि एक बेस है, और क्या बना देते हैं भाई? NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन आप याद रखना, जब मैं NaCl पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आ जाएगी ये।
अच्छा जी, उसके बाद कोई दूसरा एसिड ले लो H2SO4 और कोई दूसरा बेस ले लो KOH, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। और कोई एसिड ले लो, मान लो HNO3 ले लिया आपने, क्या ले लिया बेटे, HNO3 ले लिया। बेस ले लो कोई भी, यही ले लेते हैं NaOH, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस H2 बाहर निकल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। अच्छा जी, सोल्ट के बारे में बता देता हूँ, सोल्ट यहीं निपटा देता हूँ। लो जी, सोल्ट मेरे मालिक आपसे पूछेंगे कितनी तरह के सोल्ट होते हैं, तो भाई सोल्ट, पहला जो सोल्ट होता है वो बोलते हैं एसिडिक सोल्ट। कैसा सोल्ट, एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट का मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा प्लस वीक बेस मिलेगा तो कैसा सोल्ट बनेगा बेटे, एसिडिक सोल्ट बनेगा। दूसरा होता है बेसिक सोल्ट, जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा प्लस वीक एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा भाई, तो बेसिक सोल्ट बनेगा। अच्छा जी, तीसरा होता है न्यूट्रल सोल्ट। न्यूट्रल सोल्ट का मतलब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिले या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मिले या फिर वीक एसिड मिले या फिर वीक बेस मिले, तो इन दोनों कंडीशन में कैसा सोल्ट बनता है, न्यूट्रल सोल्ट। कैसा बनता है बेटे, न्यूट्रल सोल्ट। अब मुद्दा यह है कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूं, और मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस लिख देता हूं। इसके अलावा जो भी मिले आपको वो सब क्या हैं, वीक हैं। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहले आता है HCl, क्या आता है बेटे, HCl। फिर आता है H2SO4, क्या आता है जी, H2SO4। फिर आता है HNO3। ये तीनों जी स्ट्रॉन्ग एसिड में गिने जाते हैं, 10th क्लास में इतने याद रख लो तो बहुत हैं आपके लिए। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। भाई इसमें आता है NaOH, एक आता है बेटे KOH, एक आता है, एक कह लो आप लिथियम हाइड्रोक्साइड भी आता है LiOH, और कहीं हद तक CaOH2 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ही है, रिएक्टिव है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्या है बेटे, ये स्ट्रॉन्ग बेस। इनके अलावा जितने भी बेस मिले वो सब क्या है बेटे, वीक हैं, और इनके अलावा जो भी एसिड मिले वो सब क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, तो भाई साहब अगर मैं कह देता हूं कि मैं HCl, लो जी क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको एक HCl दिया, एक कोई वीक बेस दे दिया जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ये मैंने जी आपको वीक बेस दे दिया। अच्छा जी, एसिड, ये एसिड है, ये मेरे बच्चे बेस है, तो एसिड और बेस मिलके जैसा कि आपको फ्रेम बता रहा है कि क्या बनेगा भाई, सोल्ट बनेगा, और सोल्ट बनता है मेटल सोल्ट। मेटल क्या है जी, यहाँ पे Mg और क्लोराइड, Mg क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया भाई साहब, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका नाम है जो है एक सोल्ट। और क्या बनेगा जी, पानी बनेगा, H2O बन गया जी। अब इस सोल्ट का नेचर पूछेगा वो कि ये सोल्ट एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके क्या बनाते हैं, एसिडिक सोल्ट। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा है, ये कैसा सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है। कैसा मेरे मालिक है, एसिडिक सोल्ट है। ऐसी कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे
NaOH ले लिया जी, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है जी? स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड ले लेते हैं कोई हल्के वाला, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं जिसको? कार्बोनिक एसिड। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है बेटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 बन गया, तो ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगी जी? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। प्लस और क्या बन जाएगा? और तो बनता है पानी। अब ये कैसा सोल्ट है? ये बना है जी स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड उन स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आता नहीं है कहीं भी, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेगी। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके कैसा बनता है सोल्ट? ये है जी बेसिक सोल्ट। कैसा सोल्ट है जी? बेसिक सोल्ट है जी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। ये 3 बातें आप याद रखना, सोल्ट में बताई जाती हैं। ये अलग से टॉपिक है सोल्ट की, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। इन 3 एग्जाम्पल को आप दोनों को याद रखें कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड में गिने जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस में गिने जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अगर ये आएंगे तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनमें से ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो भी आएगा वो सब वीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड आया, उसमें नहीं है, तो ये क्या है? वीक एसिड है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया, वो भी क्या है? एक वीक बेस है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है तो एसिडिक सोल्ट बनता है, और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है तो बेसिक सोल्ट बनता है। और अपने तरीके से बता सकते हो आप, न्यूट्रल सोल्ट बनाना है, अगर न्यूट्रल सोल्ट बनाना है तो एग्जांपल नंबर 3 लिख सकते हो आप। मान लेते हैं हम NaOH मिला है किसके साथ? HCl के साथ। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बनेगा NaCl, जो कि क्या है? एक न्यूट्रल सोल्ट है। क्या है जी? एक न्यूट्रल सोल्ट, प्लस पानी तो निकलेगा ही, यू नो वेरी वेल। ये केमिकल रिएक्शन है। दुनिया जहान के सोल्ट बना सकते हो आप सिर्फ इस एक रिएक्शन से, और उन सब सोल्ट्स के बारे में ये भी बता सकते हो कि ये वीक सोल्ट है या फिर ये, मतलब ये एसिडिक सोल्ट है या फिर ये बेसिक सोल्ट है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। अगली क्लास में मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा। इसको सभी बच्चे नोट करें और